आदाब नाजरीन, हमारे मसाइल के इस खुसूसी एपिसोड में आज आपका खैर मकदम है। हमने इसे खुसूसी एपिसोड इसलिए कहा कि आज हमारे दरमियान एक खास शख्सियत मौजूद है। हम गुज़िश्ता कई हफ्तों से जब अपने मसाइल की तरफ तवज्जो दे रहे थे तो हमने जाना कि जितने भी हमारे मसाइल हैं उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक हुकूमत से है। और जब हम मसाइल की बात करते हैं तो उसमें यकीनी तौर पर हमें हुकूमत से जवाब भी लेना चाहिए। हमने दरख्वास्त की मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी साहब से कि वो एक दिन हमारे मसाइल में आकर इन सभी सवालों के जवाब दें ताकि लोगों तक हुकूमत की राय पहुंच सके कि जो हमारे मसले हैं, जो हमारे मसाइल हैं, उनको लेकर हुकूमत क्या सोचती है। तो आइए मैं खैर मकदम करता हूं आपकी तरफ से मोहतरम मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर जनाब मुख्तार अब्बास नक़वी साहब का। नक़वी साहब, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। देखिए, जितने भी हमने गुज़िश्ता एपिसोड पर लोगों से बातचीत की, हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी गए, हम मुख्तलिफ इलाक़ों में भी गए और हमने स्टूडियो में भी जो लोगों से बात की तो यही उभर कर आया कि जो हमारे मसले हैं वो ऐसे मसाइल हैं जिनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है, आवाम की तरफ से भी और ख़ास की तरफ से भी। हम उन मसाइल में उलझ जाते हैं जिनका हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। हम जो है ट्रिपल तलाक़ को फ़ौक़ियत दे देते हैं, हम पाकिस्तानी जैसे लफ्ज़ के ऊपर जो है चौंक पड़ते हैं, हम कुछ इस तरह की बातों में उलझ जाते हैं, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मसाइल भी जो ना जाने कब से हमारे ऊपर चिपके हुए हैं। तो हमने जब लोगों से बात की तो उभर कर ये आता है कि हमारे मसाइल जो हैं उनमें तालीम है, सेहत है, हमारे इलाके के जो आबो हवा है, हमारे इलाके की जो ज़िंदगी है वो उन मसाइल में आती है। और सबसे बड़ा मसला मुसलमानों का रोज़ी रोज़गार से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जो गोश्त को लेकर भी जो मसला उठता है वो भी उसमें आता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है ये समझना कि क्या ज़रूरी है। मुख्तार अब्बास नक़वी साहब, मुसलमानों के लिए उनके मसाइल के हल के लिए क्या ज़रूरी है? देखिए, जब मेरे पास ये जिम्मेदारी आई तो मैंने 3E फार्मूला मैंने रखा। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट और नंबर 3 एम्पावरमेंट। तो एजुकेशन जो है वो मुझे लगता है कि सबसे ऊपर है, क्योंकि अगर आप देखें तो साउथ और नॉर्थ के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है माइनॉरिटीज़ और स्पेशली मुस्लिम्स की एजुकेशन में। अगर आप केरला में देख लें तो वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो बहुत हाई दिखेगा, आपको 90%, 100% दिखेगा। लेकिन अगर आप यही बिहार में आ जाएंगे, यूपी में आ जाएंगे तो माइनॉरिटीज़ और स्पेशली मुस्लिम्स का लिटरेसी रेट जो है वो आपको 30%, 25% आता है। अब ओवरऑल जब देखते हैं हम तो जब 60% या 55% लोग कहते हैं तो वो इसलिए नहीं है कि यूपी, बिहार, झारखंड और ऐसी जगहों पे लिटरेसी रेट बहुत हाई है। वो इसलिए कहते हैं कि केरला में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या उन जगहों पर जो है वो क्योंकि लिटरेसी रेट माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम्स का बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो एवरेज है वो ज़रा ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह क्या है? जो रियल इश्यूज़ हैं उन रियल इश्यूज़ को इग्नोर करना और नॉन इश्यूज़ को जो है नॉन इश्यूज़ के इर्द गिर्द हमें घूमना। अब जैसे कि आपने जिक्र किया कि वो इश्यूज़ रियल इशू नहीं है। रियल इशू रोज़गार के इशू है, रियल इशू जो है वो एजुकेशन का इशू है। तो जब आप तक तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की को एक साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक जो है मुझे नहीं लगता कि आप ऑनेस्टी से काम कर पाएंगे। आपको मैंडेट मिला है सरकार चलाने का, आपको मैंडेट मिला है जो आखिरी आदमी है, आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ इंसान है, उसकी आंखों में खुशी, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, उसके लिए काम करने का। और उसको लेकर के हम लगातार बग़ैर कहे हुए, बग़ैर ढोल पीटे हुए, बग़ैर ढिंढोरा पीटे हुए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सारी प्रॉब्लम्स का समाधान हो गया है, लेकिन अगर हमने जो है वो इन 2.5 सालों में 3.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बच्चियों को स्कॉलरशिप दिया है, इससे पहले नहीं हो पाता था क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी माइनॉरिटीज़ में कि स्कॉलरशिप यहाँ भी मिलती है। थोड़ी अवेयरनेस जिनको थी उनको जो है वो मतलब इतनी उसमें इतना उलझन वाला वो था भरना कि लोग बच्चे भर ही नहीं पाते थे, उनकी फैमिली के लोग भर नहीं पाते थे, इतनी ज़्यादा उसमें बंदिशें थीं। फिर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाओ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उससे वो तहसीलदार जाएगा, तहसीलदार उसमें लिखेगा, वो क्या करता है, क्यों लिखता है, कैसे लिखता है, वो सबको मालूम था।
वो सारी चीज़ें हमने तोड़ दी। अब अगर स्कॉलरशिप के लिए मुसलमान अप्लाई करते हैं तो उनके लिए आपने क्या ऐसी सहूलत अभी पैदा हमने की? जो है वो ऑनलाइन कर दिया है, 100% ऑनलाइन। मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं आप। और ऑनलाइन का नतीजा ये हुआ है कि इसी साल हम मतलब लगभग 1.5 करोड़ स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों ने तो अप्लाई किया है, तो सबको मिल जाएगा? हम इंशाल्लाह सबको देंगे। एक चीज़ उसमें जो है वो हमने तो उसमें रखा है 40% का रिजर्वेशन, लेकिन जो है वो उसमें 1.5 करोड़ में 60% गर्ल्स है, लड़कियाँ हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि किसी तरह से भी हम एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए माइनॉरिटीज़ और स्पेशली मुस्लिम्स के एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए ईमानदारी के साथ काम कर सकें और उसका उनको फ़ायदा भी हो सके। कोई भी सरकार हो उसके पास पैसे की कमी नहीं होती। ज़्यादातर गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट में जो है वो आप लोग सब लोग बोलते हैं ना बजट लैप्स कर गया, तो वो इसलिए कर जाता है कि उसमें घपले घोटाले तो रहते ही हैं, उसके साथ ही साथ जो है वो आप कितना करोगे। मान लो कि किसी मिनिस्ट्री का 1000 करोड़ बजट है, तो आपने कुछ घपले घोटाले भी कर लिए और जिनको मिलना है उनको दिया नहीं आपने, और उसके बाद जो बचा वो लैप्स कर गया। लेकिन जब आप ये सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग जो हैं कहते हैं कि ये सब चीज़ें तो तभी मुमकिन है जब हमारे लिए माहौल ऐसा हो। कहीं खौफ व हरास का माहौल होता है तो उसमें हम किस तरह जो है तालीम जारी रख पाएंगे। हमारी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत अहम हो जाता है, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें होती है जिससे लोग खौफ में मुब्तला होते हैं। नहीं, मैं मानता हूँ। देखिए क्या है कि आज जो है अगर कहीं पर भी एक जगह पर भी कोई इस तरह का माहौल है तो वो पूरे मुल्क में उसका असर पड़ता है। मीडिया का वक्त है, सोशल मीडिया का टाइम है। अगर मान लीजिए कि कहीं पे कर्नाटक में होगा तो यूपी में भी उसका असर पड़ेगा, अगर जो है वो यूपी में होगा तो कर्नाटक में भी असर पड़ेगा, हरियाणा में होगा तो दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश भी उससे जो है वो पूरी तरह से दो चार होगा। तो ये जो माहौल है कहीं एक भी हो तो वो नहीं होना चाहिए। अगर वो एक भी होता है तो वो डेफिनेटली जो है वो जो स्टेट की गवर्नमेंट हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट की होती है, लेकिन हम ये कह करके कि स्टेट की होती है, हमारी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, हम उससे हटने वाले नहीं हैं। हम मतलब आपके प्रोग्राम में हम कहना चाहते हैं कि मैंने खुद पर्सनली जब से जिम्मेदारी ये संभाली है तो स्टेट गवर्नमेंट से मैं लगातार जो है वो इस बारे में कोऑर्डिनेशन भी करता हूँ, रिव्यू भी करता हूँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेके। आपकी एक बात बहुत अच्छी, जब शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है वसीम रिजवी ने जब मदरसों को लेके कोई बात कही तो आपने बहुत सख्ती से जो है उसको आपने उसकी तरदीद भी की और मजम्मत भी की थी। बिल्कुल। देखिए क्या है कि ये सब जो माहौल है, अब मदरसे है, जन्मभूमि है, और ये क्या एक आप अभी बता पाकिस्तान है, ये जो है वो एक फैशन सा हो गया है। मतलब आज की तारीख में पाकिस्तान से हिंदुस्तान का मुसलमान इतना नफरत करता है कि उसको अगर पाकिस्तानी कह दो तो वो गाली समझता है। यानी कि अगर वो नफरत ना करता होता तो उसको चिढ़ नहीं होती, यानी वो चिढ़ रहा है, इसका मतलब वो इस मुल्क से प्यार करता है। वो उसको किसी मुल्क का नहीं कह सकते। हिंदुस्तान में रहना मुंतखब किया था, उसके पास ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान जा सकता था। ये बात हो गई 70 साल, छोड़िए आज की बात देखिए ना, जो नई जनरेशन आज जो है वो आपको कोई अमेरिकन कहता है तो आपको इतनी चिढ़ नहीं होती। किसी मुसलमान को कह दे कि साहब ये तुम अरब के हो तो भी उसे चिढ़ नहीं ज़्यादा होती। किसी मुसलमान को कोई कह दे कि साहब तुम तो जो है वो जर्मनी के आए हो तो भी चिढ़ता नहीं। उसे कह दो तुम पाकिस्तानी हो, एकदम नाराज हो जाता है, तुमने हमको कैसे पाकिस्तानी कहा। यानी कि पाकिस्तान जितना जो उसकी हरकतें हैं उसकी वजह से जितनी नफरत जो है वो और लोगों में है उतनी मुसलमानों में उसको लेकर के है। इसलिए ना ये कोई जाने वाला है यहाँ से, ना कोई जो है वो वीज़ा लेकर के वहाँ जा कर के बैठने वाला है। ये जो लोग करते हैं दरअसल उनकी दिक्कत क्या है कि कभी कभी जो है वो इस तरह के जो शगुफे लोग छेड़ करके अपनी सियासी दुकानें चलाते हैं और उन पर रोक लगनी चाहिए। तो सर आपकी हुकूमत है, यूपी में भी आपकी हुकूमत है, मरकज़ में भी आपकी हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है ऐसे लोगों के खिलाफ। विनय कटियार साहब ने जिस तरह फिर कहा पाकिस्तानी का, असदुद्दीन ओवैसी ने उसको पार्लियामेंट में भी उठाया, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कमज़ोर नहीं बनाती। देखिए साहब, उसे ओवैसी साहब का कंपटीशन, कटियार साहब का कंपटीशन क्या है, कम्युनलिज्म के कंपटीशन के ये सब जो है वो चैंपियंस है, दोनों एक दूसरे को ऑक्सीजन तो अब ये कुछ लोग जो है वो कम्युनलिस्ट के कंपटीशन में लगे हुए हैं कि हम जो है सबसे बड़े कम्युनल हैं कि तुम सबसे बड़े कम्युनल हो। तो वो जो कंपटीशन है उस कंपटीशन में हमें नहीं पड़ना है। लेकिन ये बात सही है कि जो इसको लेकर के हमें कम्युनिटी में
एक एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है, और कम्युनिटी में बहुत एतमाद है। कोई, सबको मालूम है कि कोई हिंदुस्तान से नहीं ना हटने वाला है ना जाने वाला है, सब हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। हिंदुस्तान को चाहे वो आज़ादी रही हो, आज़ादी के वक्त में मुल्क की तामीर में बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज भी है। तो ज़रूरी है कि जिन चरागों से तासुब का धुआं उठता हो उन चरागों को बुझाओ तो उजाले होंगे, लेकिन ये किस तरीके से मुमकिन हो पाएगा इस पर तो हम सबको बैठकर सोचना ही होगा। आपने तालीम की बात कही मुख्तार साहब, तालीम को लेके गुज़िश्ता दिनों जब हमने ख़ास मुलाकात में आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि अब मुस्लिम इलाकों के आसपास जो है सेंट्रल स्कूल्स वगैरह खोलेंगे। बिल्कुल। हमने ये जिक्र जो है जामिया में भी किया और लगातार हम कई प्रोग्राम में भी बोलते रहे कि मुख्तार साहब ने कहा है वो मुसलमानों के लिए सेंट्रल स्कूल खोलेंगे, लेकिन जामिया वगैरह जैसे जो इलाके हैं या मुस्लिम इलाके हैं उनके आसपास ज़मीनें नहीं है जहाँ पे सेंट्रल स्कूल खोले जा सकें। तो उसके लिए क्या आप ये गौर कर रहे हैं कि कुछ बिल्डिंग्स किराए पर लेके उनमें खोले जाएं या कैसे करें? देखिए क्या है, अगर इन लोगों को ये कंसेप्ट है कि उनके मोहल्ले में, उनके घर के अंदर कोई सेंट्रल स्कूल खुलने वाला है, वो तो गलत है। सेंट्रल स्कूल जो माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन है, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है, उसके इर्द गिर्द खुलना चाहिए। मैंने जब सर्वे किया कि भाई ये सेंट्रल स्कूल या नवोदय विद्यालय मुस्लिम इलाकों में या माइनॉरिटीज़ के इलाकों में कितने हैं, तो पता लगा कि मुझे शायद एक केरला में पता लगा और एक जो है वो तमिलनाडु में, और कहीं है ही नहीं। तो हमने बात करी नवोदय विद्यालय के लोगों से भी, सेंट्रल स्कूल के लोगों से भी, कि भाई हम तुमको जगह भी देंगे और उसके अलावा जो है हम तुमको जो है वो आप हम खोलो। तो वो काफ़ी दिनों चलती रही। अभी जो है वो सब फाइनल हुआ है और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हमको दो साल 3 साल के लिए उसका जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, टीचर्स का खर्च है या और सारी चीज़ें हैं, वो आप करिए तो हम खोलने को तैयार। हमने कहा ठीक है, हम वो भी करेंगे। तो अब जो है वो मुझे उम्मीद है कि कम से कम यही 50 तो इसी साल हो जाएंगे 2018 में। किन इलाकों में हो रहे हैं? यूपी में हमने किया है, बिहार में है 6 शायद बिहार में है, बंगाल में है, हरियाणा में है, ऐसे करते हुए अलग अलग जगहों पे। तो ये इसमें सिर्फ मुसलमान बच्चों के दाखिले होंगे या उनके लिए उनके आसपास ऐसा होगा या जो सेंट्रल स्कूल वगैरह का क्राइटेरिया उसके मुताबिक? नहीं, मुस्लिम बच्चों का केस में नहीं है, माइनॉरिटीज़ के बच्चों को प्रायोरिटी होगी, ये बात सही है क्योंकि एजुकेशन का मामला है, लेकिन उसमें और भी जो है वो कम्युनिटी के लोग उसमें पढ़ सकते हैं। और क्योंकि वो इलाका वही होगा तो इसलिए प्रायोरिटी भी आप दे रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये लोगों को भी प्रायोरिटी यही होगी कि भाई हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में, हमारे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एक और मसला इसमें जब हम बातचीत कर रहे थे, हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी गए, हमने वहाँ की बच्चियों से बात की और आप यकीन मानिए मुख्तार साहब कि उन बच्चियों को बात करके ऐसा लग रहा था, और वहाँ पे जो कंपनीज वगैरह जाती हैं उनको जो है वो 100% उनकी प्लेसमेंट हो जाती है, वो इतनी अच्छी बच्चियाँ हैं। लेकिन हमारी जो मुस्लिम ख़वातीन हैं और जो बच्चियाँ हैं उनकी तालीम और तरबियत को लेकर मुख्तार साहब उस तरह की सोच ना हम में है ना हुकूमत की जानिब से जो कोशिशें होती हैं वो ट्रिपल तलाक वगैरह को लेकर इन बच्चियों के लिए खुसूसी तौर पर क्या हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जो रियल इश्यूज़ है वो रियल इश्यूज़ जो है वो हमें उसको जो है एड्रेस करने की ज़रूरत है। बच्चियों की एजुकेशन और बच्चियों की एजुकेशन को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, क्योंकि मतलब जहाँ पे थोड़ा सा अवेयरनेस है, शहर के इलाके हैं, वहाँ तो चलो ठीक है, वहाँ पे तो उनकी फैमिली के लोग, उनके जो गार्जियंस हैं वो भेजते हैं कि जाओ आप लेकिन गांव में आप चले जाएं तो नहीं भेजते। उसके इकोनॉमिक रीज़न्स भी हो सकते हैं, पैसे की वजह के भी रीज़न हो सकते हैं, उनकी जो माली हालात हैं उसको भी रीज़न हो सकता है, नहीं भेजते। तो अब उन्हें पता ही नहीं कि स्कॉलरशिप क्या चीज़ होती है। भैया वो तो उसने ज़्यादा मदरसे में भेजा या फिर इनिशियली जो है वो 5th तक किसी तरह से कराया, उसके बाद कहा भैया या तो उसको शादी उदी कर दो या कहीं पे कामों में लगा दो, वो होता था। वो इसीलिए हमने जो है वो बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप जो हमने शुरू की, वो हमने उन परिवारों को हमने ज़्यादा टारगेट किया, और उसमें भी हम इस बार जो है पहली बार हमने शुरू की है। इस बार हम 2.5 1.5 लाख लड़कियों को देने जा रहे हैं बेगम हज़रत महल से भी। चलिए, यहाँ पर वक्त नाज़रीन एक मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आएंगे, फिर सामीन के बीच पहुँचेंगे यहाँ पर, और वो भी अपने सवालात रखेंगे मुख्तार अब्बास नकवी साहब के सामने। लेकिन याद रखिए कि हम बेकसूर लोग भी दिलचस्प लोग हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं ख़ता के बगैर भी। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद।
हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज इस खुसूसी एपिसोड में हमारे दरमियान मौजूद हैं मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी साहब, और हम उन तमाम मसाइल पर बात कर रहे हैं जिन पर गुज़िश्ता हफ्ते हमारे एपिसोड्स में बात हुई थी। मुख्तार साहब, हज को लेकर भी बहुत से सवालात उठे और उसके बाद जो है हज सब्सिडी को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई। तो क्या ये हज सब्सिडी जो ख़त्म हुई है उससे लोग खुश हैं या इससे हज के उमूर में आपको सहूलत हो रही है? देखिए, इसमें सहूलत का सवाल नहीं है। जो हज सब्सिडी थी वो मुसलमानों को ख़ास तौर से बदनामी का बहुत बड़ा बायस था और उनमें मिलता कुछ नहीं था उनको। और मैं तो बचपने से सुनता आया था कि भाई ये इनको सब्सिडी क्यों दी जाती है, मुसलमानों को जो है हज के लिए सब्सिडी क्यों दी जाती है। बहुत से लोग उलमा भी कहते थे कि साहब सब्सिडी ख़त्म होनी चाहिए, इसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बारे में हमने जो है वो बहुत उसकी स्टडी की, कमेटी बनाई, कमेटी ने भी उसमें काम किया, सऊदी से भी डिस्कशन किया। सारी चीज़ें करने के बाद मुझे लगा कि अभी इस बार अगर हम सब्सिडी देते भी तो 200 देते, 200 करोड़ बस। और ये 200 करोड़ जो है वो ऊँट के मुंह में जीरा नहीं बल्कि हीरा है, मतलब यानी डालो तो आप मर जाएगा बेचारा। कि वो हज सब्सिडी नहीं थी, वो तो हम लोग एयर इंडिया को बचाने के लिए अतिया देते थे। हाँ बिल्कुल। और देखिए, इस बार जो हमने इसका तरीका अपनाया, हमने जो है वो इस बार पहली बार है कि जो लोग हज करने जाना चाहते हैं उनको हमने ऑप्शन दे दिया। पहले ऑप्शन नहीं था। पहले था कि जो जयपुर का से जाना है किसी को तो वो जयपुर से ही जा सकता है, वो कहीं और से नहीं जा सकता। गया वाला जो है गया से ही जाएगा, वो कहीं और से नहीं जा सकता। तो या लखनऊ वाला लखनऊ से ही जाएगा, इस तरह से। अब हमने सबको एक नियरेस्ट एम्बार्केशन पॉइंट का ऑप्शन दिया, और वो जो ऑप्शन है वो वहाँ पर जो किराया है वो किराया जो हज सब्सिडी मिलती थी उससे भी कम है। इस बार जो ऑप्शन दिए गए हैं उन सबने ऑप्शन दिल्ली से जाएगा उसको आपके मुताबिक 50 से 70 हज़ार रुपए का फायदा हो जाएगा, लेकिन दिल्ली के अखराजात नहीं बढ़ जाएंगे आने जाने के, क्योंकि अकेला तो आएगा नहीं। तो वो तो उतना ही पड़ जाएगा। आपके यहाँ पैसे हैं तो आप 1,50,000 में जाइए ना, आपको किसी ने नहीं रोका है। 1,50,000 में भी आप जा सकते हैं और 70,000 में भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। जब हज के फॉर्म भरे जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं तकरीबन इस बार 11 करोड़ रुपए की आमदनी हज कमेटी को हुई उस फॉर्म से। 300 रुपये शायद उसकी एक फीस वगैरह होती है, लेकिन जिनके रिजेक्ट हो जाते हैं तो उससे तो 6 करोड़ की आमदनी हो जाती है। तो वो पैसा क्या उनको वापस नहीं मिलना चाहिए? गरीब मुसलमान है। देखिए, वो तो स्टेट हज कमेटीज़ का इसमें ज़्यादातर रोल होता है, और जो फार्म वगैरह का होता है उसमें स्टेट जो मुझे लगता है रजिस्ट्रेशन फीस की बात कर रहे हैं आप, तो वो स्टेट हज कमेटीज़ के पास जाता है, कुछ सेंट्रल हज कमेटी की। लेकिन मैं इसको चेक करूंगा, आप जो कह रहे हैं उसको मैं चेक करूंगा। हमारे दरमियान सर कुछ सहाफ़ी मौजूद हैं। मुस्तकीम साहब हैं, ये सियासी तकदीर के एडिटर हैं, कोई सवाल पूछना चाहें तो। सर, आपने ऐलान किया था यूनिवर्सिटीज़ बनाने का, 5 यूनिवर्सिटीज़ बनाने का, तो उस सिलसिले में क्या पेशरफ्त है? खुशी की बात है कि अब मुझे लगता है कल परसों तक जो है वो MU भी हो जाएगा हमारा। अलवर में हमको 100 एकड़ ज़मीन अभी राजस्थान की सरकार ने दे दिया है, और गुड़गांव के हाईवे पे ही है वो। उसमें हम जो है वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी नहीं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, और उसके अलावा जो है और भी सारी एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटी और सारी एक्टिविटीज़ का एक बहुत बड़ा कैंपस हम बना रहे हैं। और उस सिलसिले में काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए हैं। ये अभी हमने 6 महीने पहले ये एक मुहिम शुरू की थी। उसमें हमने सेंट्रल स्कूल, आपके आने से पहले हमने बता दिया था, सेंट्रल स्कूल का था, वो भी जो है वो काफ़ी हद तक हो गया, वो भी इसी साल शुरू हो जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी वाली बात पूरी नहीं हुई सर? यूनिवर्सिटी बना वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल नहीं, थोड़ा कन्फ्यूज़न है। हमने कहा था वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके। हमारे दरमियान सर हमारे ही ETV से वाबस्ता हैं शमा कुरैशी, जो असाइनमेंट पर हैं, वो कुछ सवाल पूछना चाहिए। बहुत सारे सवाल आपसे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बीजेपी जो भी आप हमारे सामने लेकर आ रहे हैं पॉलिसीज, हम आप पर यकीन क्यों करें? क्योंकि आप ही की पार्टी में आपकी आवाज़ तो कहीं सुनाई नहीं देती। आपकी पार्टीज में इतने लोग इतना कुछ बोलते हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो ऐसे में आप क्या बोल रहे हैं, हम कैसे यकीन करें? और आप क्या, आपका कद है आपकी पार्टी में? आपकी बातें, जो पॉलिसीज आप मुसलमानों के लिए लेकर आ रहे हैं, वो कितनी वैल्यू उनकी आगे होगी? या सिर्फ आप एक डमी की तरह बिठा दिए गए हैं मुसलमानों को सिर्फ कुछ वादे करने के लिए? आपकी बातों पर कितना यकीन करें? कैसे मुसलमान, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मुझे मेरी बातों पे बिल्कुल यकीन करने की ज़रूरत नहीं है।
और ना जो है वो अब इस वक्त हमें बात करने की ज़रूरत है, इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। बात बहुत हो चुकी। जब मैं आया तो पिछली बार जो है वो हमारा जो बजट था वो 300 से जो है वो 400 करोड़ हो गया, और इस बार जो है वो लगभग 500 करोड़ से ऊपर हो गया। तो इसलिए जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए ये भी काफ़ी नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये इससे जो है वो सब सारी प्रॉब्लम्स हल होगी, लेकिन इससे जो है वो आप जो कहते हैं ना इच्छा शक्ति कि उससे जो है कि सरकार जो है वो बग़ैर डिस्क्रिमिनेशन के, बग़ैर तासुब के काम करना चाहती है एजुकेशन के फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में, इस पे कर रही है। जहाँ तक सवाल है बयानबाजी का, बयानबाजी के कंपटीशन में तो पढ़ना नहीं चाहिए। आप बहुत अच्छी पॉलिसीज लाए हैं, नो डाउट। अगर इसमें बात की जाए ट्रिपल तलाक की, तो ट्रिपल तलाक में भी कंफ्यूजन क्रिएट किया गया कि हम आप पर यकीन करते भी हैं और यकीन नहीं भी करते हैं। हमें लगता है आप शायद हमारे बारे में सोच रहे हैं, लगता है शायद नहीं सोच रहे हैं, और इतना कंफ्यूजन आपने क्रिएट कर दिया है आपकी सरकार ने कि आप पर यकीन करने का मन करता है और नहीं करता है। एक तरफ आप बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। ये ऐसा है ना कि सर जो ट्रस्ट डेफिसिट हम लोग कहते थे ना यूपीए में थी, वो ट्रस्ट डेफिसिट मुसलमानों को बीजेपी की हुकूमत को लेकर है। देखो भैया, ऐसा है ना कि ये जो ट्रस्ट का इशू है, यकीन का इशू है, हम तो चाहते हैं यकीन करें। हमारे जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, जो हमको पसंद नहीं करते, वो चाहेंगे कि यकीन ना करें। और एक ऐसा जो कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में है, वो कन्फ्यूज़न इसलिए नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न ये है कि जो दूसरा कह रहा है वो सही है या हम जो कर रहे हैं वो सही है। हमें ये मालूम है कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो हम समाज को, देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए कर रहे हैं, और अल्पसंख्यक या मुस्लिम समाज के तरक्की के बगैर हम जो कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, हम सोच नहीं सकते। सच्चर कमेटी हो, रंगनाथ मिश्र आयोग हो या अमिताभ कुंडू की रिपोर्ट, उसकी जो रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिमों की हालत बहुत शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, और कई जगह तो जनजातियों से भी ज़्यादा बदतर हालत रही है। तो बीते 4 साल में आपकी सरकार में कितना बदलाव आया है? दूसरा एक सवाल ये कि आपने अभी कहा कि अल्पसंख्यक के लिए संस्थान बनेगा, दूसरी तरफ आप AMU और जामिया जैसे संस्थान के खिलाफ जाते हैं कोर्ट कि ये इनका दर्जा अल्पसंख्यक संस्थान का नहीं है। बदलाव लाने की हमने कोशिश की है, एजुकेशन के मामले में भी, एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी, और एम्पावरमेंट के मामले में। एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं आपको। सभी लोगों को मालूम है जो माइनॉरिटीज़ और स्पेशली मुस्लिम्स हैं, उनमें दस्तकार होते हैं, शिल्पकार होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कारीगर होते हैं। उनको कोई मौका, मार्केट का ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं था जिस पे कि एक्सक्लूसिवली उनको जो है वो मौका मिल सके। हमने एक हुनर हाट शुरू किया दिल्ली में, 10 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक शुरू हो रहा है। अभी मुंबई में था, मैरिन ड्राइव में, उसको भी मैं दिल्ली में जो है वो जामिया या ओखला में नहीं कर रहा हूँ, मैं कनॉट प्लेस में कर रहा हूँ। मुंबई में हमने मैरिन ड्राइव पे किया उसको, और देश भर के तमाम जो माइनॉरिटीज़ और स्पेशली मुस्लिम्स जो दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, उनको हमने एक प्लेटफार्म दिया, और फ्री ऑफ कास्ट आने जाने का उनको किराया भी देते हैं, हम टीए भी देते हैं, और उनको लाखों रुपए की उनकी सेल भी होती है, और उनको विदेशों से ऑर्डर भी मिलता है। और उसका नतीजा ये है कि वो जो है, जो दस्तकार शिल्पकार है, वो 3 महीने कम से कम उनके साथ 100-150 लोग लगते हैं, और वो उसी चीज़ को बनाते हैं। कोई बेंत का काम कर रहा है, कोई ब्रास का काम कर रहा है, और इन 1.25 सालों में, 1.5 सालों में जो है वो कम से कम जो है 3 लाख ऐसे लोगों को हमने रोजगार और रोजगार के मौके दिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए जो है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ों को जो है आपको उसको मिला करके जोड़ना पड़ेगा। सच्चर कमेटी का आप बता रहे हैं जिक्र, सच्चर कमेटी कहते थे कि साहब जो है वो मुसलमान जेल में ज़्यादा है, सरकारी नौकरियों में बहुत कम है। ये बात सही है, बिल्कुल ठीक भी थी। जब ये सरकार आई तो लगभग 4.5% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन था। अभी 10% हो रहा है। जो हायर सर्विसेज हैं, जिसमें कि IAS होते हैं, IPS होते हैं, या और भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, उन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में इससे पहले बहुत मुश्किल से आपको 2, 3, 4 नाम, 6 नाम दिख जाते थे, बहुत बड़ी बात होती थी। हमने जो है फ्री कोचिंग शुरू की, क्योंकि कोचिंग एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, लाखों रुपया लगता है, और बड़ी जगहों पे होती है, वो दिल्ली में होगी, बम्बई में होगी, या और जगहों पे होगी, तो वो कर नहीं पाते थे।
हमने फ्री कोचिंग उनको देनी शुरू करी। उनको अभी हम उनको रहने के लिए भी, जैसे अगर कोई मान लीजिए बिहार का लड़का है या कोई हरियाणा का लड़का है या कोई जो है वो कश्मीर का लड़का है, अगर वो दिल्ली आता है तो उसको हम रहने का भी खर्च देते हैं अभी। और उसका नतीजा हुआ कि अप्रॉक्सीमेट 126 जो है वो माइनॉरिटीज़ के पिछली बार कंपटीशन में उन्होंने पास किया, और उसमें 52 से ज़्यादा जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है IAS IPS बन गए। ये हमारी वजह से नहीं बने, ये गलतफहमी हमें भी नहीं है और ना होनी चाहिए। उनमें काबिलियत थी, अहल थे वो, लेकिन उनको जो है वो एक एटमॉस्फेयर और माहौल नहीं मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, और जो तासुब का एक माहौल था वो भी उनके लिए एक उसका नुकसान था। तासुब की वजह से ही लोगों में ये एक गैर यकीनी सूरत हाल है, जो शमा ने भी कहा कि किस तरह एतबार किया जाए, क्योंकि मुसलमान बच्चे ये सोचते हैं कि हम पढ़ लिख के क्या करेंगे। आप तालीम के लिए अगर उनको राग़िब भी करना चाहें, क्योंकि पढ़ लिख के क्या करेंगे, हमें रोज़गार तो मिलता नहीं है, हमें नौकरी मिलती नहीं है। हमें निगेटिव और निराशा वाली सोच से नहीं चलना चाहिए। आपको रोज़गार नहीं है तो क्या जो और कम्युनिटी है उसको सबको रोज़गार मिला हुआ है क्या? ये सबका मसला है। मैं इसीलिए क्या है ये सोचना कि साहब मुसलमानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है तो 100% क्या और कम्युनिटी को सबको बारोज़गार है क्या? हमें जो है वो हर चीज़ को निगेटिव नहीं लेना चाहिए। अकेला हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर माइनॉरिटीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ है। उनको जो है वो सोशल सिक्योरिटी भी है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी भी है, उनको डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी भी है, लेकिन आपको स्पेशल अधिकार भी दिए गए हैं। ये किसी मुल्क की माइनॉरिटीज को नहीं। सही बात है। नाज़रीन, यहाँ वक्त है मुख्तसर वक्फे का, लेकिन हम आके ये गौर करेंगे जो हमें हुकूक दिए गए हैं वो क्या हम तक वाजिबी तौर पर पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते, या उन पर कदगन लगाने की कोशिश तो नहीं होती है। लेकिन इस मुख्तसर वक्फे के बाद हम लौट कर आते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, पहले मेरी वफा का सिला दीजिए, बाद में चाहे जो भी सज़ा दीजिए। लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज के इस खुसूसी एपिसोड में हमारे दरमियान मौजूद हैं मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी साहब। और नकवी साहब, आपको अब जब हम इनके बीच में आए हैं तो बहुत ऐसे सवालात हैं जो आपको बेचैन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यकीन है कि आपके पास इनका जवाब होगा। खुर्रम जो है हमारे रिपोर्टर आपको कवर करते हैं, अक़लियती उमूर को कवर करते हैं। कुछ सवालात इनके ऐसे हैं जिनके जवाब इनको शायद नहीं मिले हैं। जी, हज को लेकर के मेरे एक दो सवाल हैं। ख़ास तौर से हमारे पास जब ये एक तो ये मामला था ही कि जो हज फॉर्म भरे जाते हैं उनका पैसा उनको नॉन डिफेंडेबल की तरफ से वापस नहीं होता। तकरीबन 6 करोड़ रुपए इस बार बचा है, लेकिन इसी के साथ साथ आप जो लोग नहीं जा पाए आपने उनका 136 करोड़ रुपए वापस किया है, लेकिन 25-25 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं एक एक मीटिंग पर, और जो मेंबर्स होते हैं वो टूर करते हैं, VIP ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये सारा बोझ कहीं ना कहीं वापस जाकर उन आज़मीन हज पर जाता है जो हज पर जाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि उनका वो कम हो। कोई हज बोर्ड बनाने की भी बात हो रही थी। पहली बात यह है कि जो आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस, मैंने बता दिया था कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस स्टेट हज कमेटी और सेंट्रल हज कमेटी मिलकर के कुछ कर लेती है, उसको हम एक बार चेक भी करेंगे जो आपने बताया। दूसरी चीज़ ये है कि मीटिंगों में जो एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी हमारी नॉलेज में आई हैं, और आपको हम यकीन दिलाते हैं कि कोई ओवर एक्सपेंडिचर किसी तरह का नहीं होने पाएगा, और अगर किसी ने गड़बड़ किया होगा या करा होगा तो उस पर जो है वो एप्रोप्रिएट एक्शन होगा। सबको पैकेज दिया जाता है जब कोई सैलाब आता है, अक़लियतों के लिए क्या पैकेज आपकी सरकार और आप जिस तरह से बात करते रहे हैं, क्या कोई पैकेज है? सैलाब पे पैकेज का और इससे मत जोड़िए, सैलाब तो सभी के काम आएगा। शादी शगुन का जो है वो एक कंसेप्ट ये था कि लोगों ने कहा कि जो अभी मैंने जैसा बताया कि जो गरीब फैमिली है वो कहती है साहब हम अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे, और पढ़ाते हैं, उसके बाद ठीक है हम किसी भी तरह से प्राइमरी तक हम ले गए, उसके बाद आगे ले जाएंगे, उसका बहुत पैसा लगता है। तो हमने उसमें ये उनको इनकरेज करने के लिए हमने ये रखा है कि आप जो है बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप है फॉर गर्ल्स, आप वो लीजिए, लेने के बाद आप ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कराइए, और आप इसलिए रोकिए मत कि साहब हमें जो पैसे, क्योंकि हमारी स्कॉलरशिप से जो मिलेगा तो वो मिलेगा, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ तो अपना पैसा लगाना पड़ता है, तो वो इसलिए उसको रोकते हैं कि साहब हमने जो बचा के रखा है, ये शादी करना चाहते थे हम, वो भी हम दे देंगे तो शादी भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा कि ग्रेजुएशन करने के बाद
हम आपको शादी शगुन के तौर से 51,000 रुपया देंगे, वो भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने प्रोसेस किया, अभी 6 महीने पहले ये अनाउंस किया था। और हमने अभी स्कॉलरशिप, हमने बताया आपको, बेगम हसन महल स्कॉलरशिप में हमने 2.5 लाख लड़कियों को इस बार दे रहे हैं हम। सर, तरन्नुम अली है हमारे दरमियान, ये हमारे चैनल पे ख्वातीन के प्रोग्राम्स देखती हैं। मेरा सवाल ये है कि जब भी कोई नेता किसी स्टूडियो में होता है तो बात एम्प्लॉयमेंट की होती है, एजुकेशन की होती है, एम्पावरमेंट की होती है, लेकिन जैसे ही नेता स्टूडियो से बाहर निकलते हैं तो मसला ही बदल जाता है। हम सिर्फ आकर मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान और गाय पे आकर अटक जाते हैं। ऐसा क्यों है? सही है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये कितने लोग हैं जो ये करते हैं? मंदिर, मस्जिद, गाय, बैल, ये कितने लोग करते हैं? मतलब मुट्ठी भर लोग हैं। लेकिन इस मतलब हर कम्युनिटी में नहीं, ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी में है ये। इस तरह के बयान बहादुर, ये जो है वो एक उधर जवाब देगा, दूसरा उधर, तो ये जो जवाबी कव्वाली चलती है, ये मीडिया भी इसमें बराबर का हिस्सेदार होता है, क्योंकि उसको लगता है थोड़ा चटपटा हो गया तो 2-3 दिन वो चलाता है कि उसने कहा जी मैं मार के पाकिस्तान भेज दूंगा, उसने कहा जी हम जो है वो तुमको ये कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा होता है, दोनों तरफ से इस तरह की चीज़ें आती हैं। एक बात आपको समझ लीजिए, हमारा हिंदुस्तान का जो समाज है, हमारा जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारा सौहार्द है, जो हमारी एकता, यूनिटी है, वो हमारा डीएनए है, हिंदू हो मुसलमान हो। और हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग जो है इस चीज़ों को पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों को रिजेक्ट करते हैं। मैंने आपको पहले एक बात कही कि आज अगर मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान कहने पर उसको गाली लगती है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान से वो भी कितना नफरत करता है, उसकी हरकतों से। पाकिस्तान मतलब मुल्क से नहीं, पाकिस्तान के लोगों से नहीं, उसकी हरकतों से। नहीं सर, आपने बात बहुत अच्छी कही है कि यहाँ का मुसलमान भी पाकिस्तान जाने वाला नहीं, लेकिन जब इस तरह की बातें सर वहाँ से होती हैं, जो हुकूमत में लोग हों या आपकी हुकूमत से जुड़े हुए लोग हों, तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, वहाँ जो जाके मामला जो है वो कमज़ोर होता है सर। अच्छा, किसने कहा? प्राइम मिनिस्टर सर, विनय कटियार साहब। प्राइम मिनिस्टर ने, एक मिनट छोड़िए ना, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, चीफ मिनिस्टर ने कहा, किसने कहा? अब अगर उसे ओवैसी साहब कुछ कह रहे हैं तो आप कहिए जी इन्होंने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर है। कटियार साहब कह दिया तो कटियार साहब ने कह दिया, गिरिराज सिंह साहब की तरफ से इस तरह के जुमले आते रहते हैं। किसी ने कह दिया हो, कोई हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक जो है वो सुरक्षा है, वो है, उसको कोई जो है ना हिला सकता है, वो जिसको बोलना हो बोलता रहे। कार्रवाई तो होनी चाहिए ना सर। क्या कार्रवाई बताइए? उनको पाकिस्तान भेज दें? उनको भेज दें? नहीं, उनको भेज दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है वो वज़ीर आज़म 15 नुकाती प्रोग्राम चलाती है। इस प्रोग्राम के तहत कई स्कीमें हैं और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो कही जाती है कि न सिर्फ ये अक़लियती वजारत बल्कि दूसरी वजारतों से भी हम कांटेक्ट करेंगे और अपना प्रोग्राम बनाएंगे। यूपीए गवर्नमेंट में तो हमें दिखा नहीं। जब आप आए तो एक उम्मीद थी। आपके सियासी जो है रसूख बहुत ज़्यादा हैं, वज़ीर आज़म से भी आप बहुत करीब हैं, तो क्या आप कुछ कर रहे हैं उन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के? क्या प्रोग्राम आपका है? नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। मैं एक उसमें और जोड़ दूं, क्योंकि हमें जो है वजीर खजाना की भी ज़रूरत है, हमें वजीर दाखिला की भी ज़रूरत है, हमें वजीर दिफा की भी ज़रूरत है, हमें तमाम वजारतों की ज़रूरत है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे मसाइल के हल के लिए। जैसा कि मुमताज़ साहब ने कहा, ये बात सही है। जब मैं आया एक बार मैंने रिव्यू किया उसकी, और लगभग 17 डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज़ को हमने बुलाया। तब वो तैयारी करके नहीं आए थे, उन्होंने सोचा था कि ये भी मीटिंग ऐसे ही होगी, आएंगे जाएंगे, हलो आए होगा। मैंने कहा कि आपने जो है वो क्या क्या किया है माइनॉरिटीज़ के इलाकों में, माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन के लिए, माइनॉरिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, माइनॉरिटीज़ के और भी इश्यूज़ के लिए, तो वो लेके आइए। फिर वो दूसरी मीटिंग मैंने रखी, मैंने ख़ुद वो मीटिंग ली। उसमें 2 चीज़ें मुझे पता लगी कि एक तो क्या है, वो उसके लिए कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी, स्टेट लेवल की कमेटी। तो ना डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बनी हुई थी, ना स्टेट की बनी हुई थी। आज जो है वो पूरे मुल्क में 100% सभी ज़िलों में, उसमें एमएलएज भी होते हैं, एमपीज़ भी होते हैं, सभी ज़िलों में हमने कमेटी बना दी। और उसके अलावा हर स्टेट के लेवल की जो कमेटी होती है वो बनी है। तो वो जो माइंड सेट है कि क्या करना है माइनॉरिटीज़ का छोड़ो, वो माइंडसेट हम ठीक कर रहे हैं। मैंने प्लान किया है कि मैं खुद जाऊंगा। अभी मैंने यूपी में जो है वो 9 स्टेट्स के मिनिस्टर्स और 9 स्टेट के ऑफिसर्स को बनाया था। अभी महाराष्ट्र में करने वाला हूं मैं। ये सब कोशिश है, इसमें कोई हम कहते हैं कि साहब एकदम से क्रांति आ जाएगी हमारे, उससे नहीं होगा।
लेकिन हम ऑनेस्टी के साथ कोशिश कर रहे हैं। सर, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन है जो कर्ज देता है माइनॉरिटीज़ को, लेकिन इसमें इस कदर पेचीदगियाँ होती हैं कि उनको मिल नहीं पाता है। अगर उन्हें कर्ज नहीं मिलेगा, वो कारखाने खोलने के लिए, छोटे मोटे बिजनेस करने के लिए, तो वो सब बेकार हो जाएगा। जैसे आप हुनर हाट लगा रहे हैं, वहाँ सारे लोगों को बुला रहे हैं, सब दे रहे हैं। ऐसे ही कोई मेला लगाइए जहाँ बैंक वालों को बुलाइए और आप उनसे पूछिए कि साहब आप इनको कर्ज क्यों नहीं दे रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल। एक एक कागज को दौड़ाते हैं, अभी ये कम है, अभी ये है, अभी वो है। तो सर इस पे आप कुछ करेंगे क्या? मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, ये गड़बड़ सड़बड़ है, उसमें बहुत पेचीदा है। 15 से 16 जो है वो हमारी स्कीमें थी जिसको कि कोई आदमी कर नहीं सकता था। इतनी पेचीदगी थी, इतना गड़बड़ झाला था कि वो बस कागज़ पे ही होती थी। वो मान लीजिए केरला वाले से कह रहे हैं कि इनकम सर्टिफिकेट आपको जो है वो सिर्फ हिंदी में देना है, और वो कहाँ उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हिंदी में देने वाला है, तो उसका बेचारे का होता ही नहीं। तो वो मुझे जब जानकारी, मैंने पागल हो क्या तुम, वो अपनी लैंग्वेज जो उनकी है, कहीं उर्दू है तो उर्दू देने दो, कहीं पे मलयाली है तो मलयाली देने दो, मराठी है तो मराठी, तो अपनी लैंग्वेज में देंगे वो। आपके यहाँ पर जो सबसे बड़ा माइनॉरिटी मिनिस्ट्रीज, बीइंग माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, आपके यहाँ पर सबसे बड़ा जो फंड फ्लो है वो 5000 करोड़ का, वो MSDP के नाम पर चल रहा है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट, जी, मल्टी सेक्टर। उसके अंदर जनाब मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या उस प्रोग्राम के तहत जो फंड रिलीज़ होता है आपकी मिनिस्ट्री से, क्या वो सही, मतलब सही तौर पर लग रहा है, या कि सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है? क्योंकि MSDP के नाम पर ये आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह जो हैं ये चल रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का जॉइंट प्रोग्राम होता है। सेंट्रल पैसा देता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको बनाती है, और बनाने के बाद उसको चलाने का काम भी स्टेट का होता है। आपकी जो बात है कि बन जाता है लेकिन वो चलता नहीं है, उसको जो है उसके लिए आपने कहा कि हम कर क्या रहे हैं। पहली बात यह है कि पहले से होता था कि पैसा दे दिया, अब स्टेट जाने जो करना हो करो भैया। हमने जो है उनसे मांगा कि अभी तुमने कितने बना लिए बताओ, तुम नहीं चला पा रहे हो तो हम चलाएंगे। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर दो। एक तो ये प्रोसेस। दूसरा, हमारा जो गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, सीखो कमाओ प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए भी जगह नहीं मिलती थी। हमने उन PIAs को कहा कि भैया तुम ये जो MSDP के थ्रू जो है वो पॉलिटेक्निक बने हुए हैं, ITI बने हुए हैं, इंटर कॉलेज बने हुए हैं, डिग्री कॉलेज बने हुए हैं, या और भी जो बने हुए हैं, वो आप उसमें जो है वो उसका इस्तेमाल करिए। हमने सद्भावना मंडप जो है वो 1 साल पहले हमने एक सद्भावना मंडप का ऐलान किया। उसमें जो है वो शादी कर सकते हैं, उसमें जो है वो सोशल प्रोग्राम कर सकते हैं, रिलीजियस प्रोग्राम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर सकते हैं, हेल्थ एक्टिविटी कर सकते हैं। एक बड़ा 240 से ज़्यादा सद्भावना मंडप अलग अलग मुल्क के अलग अलग हिस्सों में खुले हैं। आपने कहा ना आंगनवाड़ी वगैरह में जो वो होता था, अब इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर आदमी को इंटरेस्ट होता है कि उनके इलाके में एक बड़ा जो है वो कम्युनिटी सेंटर बन जाए। तो नाज़रीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, और इस आखिरी सेगमेंट में हम जानने की कोशिश करेंगे जो सवालात वगैरह हुए हैं उसमें क्या नतीजा निकल के आया है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा था कि आप उस प्रोग्राम में जो है हमारे जो मुखालफीन हैं उनको भी बुलाइए, लेकिन मैंने कहा कि वो कसर जो है हमारे जो है ये सामीन पूरी कर देंगे, आपको हम अकेले इस खुसूसी एपिसोड में रखना चाहते हैं ताकि बात हो सके। इसलिए आज हमने मुख्तार अब्बास नकवी साहब को अकेले ही रखा है। हम लौट कर आएंगे, इस पूरी बातचीत का हम नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे, मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। इस आखिरी सेगमेंट में हम हमारे दरमियान मौजूद हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, और हम उनसे बात कर रहे हैं। नाकामियों ने और भी सरकश बना दिया, इतने हुए जलील के खुददार हो गए। नाज़रीन, सवाल यही है कि हमारे मसाइल में जब हम बातचीत करते हैं तो हम अभी वक्फे पर जब गए तो हमारे दरमियान बैठे हुए लोग कह रहे थे जो असल मसले हैं उन पर बात नहीं हो रही है। हम देखते हैं कि उनके पास क्या मसला है असल। जी, जैसे हमारे मसाइल ये मौजू है, इस ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं, तो मुसलमानों के लिए हमारी हुकूमत, जो आपकी हुकूमत है, उन्होंने अभी तक कांग्रेस के बनिस्बत क्या किया है? हमने जो किया, मैंने अभी काफ़ी डिटेल में बताया आपको कि एजुकेशन के लिए हमने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, और वो हम करते रहेंगे और आगे भी करेंगे। हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट विद डिग्निटी, सम्मान के साथ सशक्तिकरण, ये सबका हक है। और मुनव्वर साहब जो है वो शेर बार बार पढ़ रहे थे तो मैंने शेर शुरू नहीं किया, लेकिन मैं एक शेर ज़रूर कहूँगा
कि दौर है संगे आजमाई का और हम आईना सजाते हैं, तुम हवाओं को हौसला बख्शो, हम चिरागों की लौ बढ़ाते हैं। तो इस दौर में भी और इस हालात में भी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया जा रहा है। आपने दो बातें अभी अग्री की हैं कि मुल्क में कम्युनल माहौल है और लोग बयानबाजी करते हैं, जिन्हें आपने कहा कि कुछ बयान बहादुर हैं। मेरा सीधा सवाल यह है कि ये सरकार हमारी है, इस नाते नहीं कि हम मुसलमान हैं, इस नाते नहीं कि हम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इस नाते कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज मुसलमान एक अपनी आइडेंटिटी के साथ जब ट्रेन में सफ़र करता है तो उसे डर लगता है न जाने कब क्या हो जाए। जब मुसलमानों का और नौजवानों का जब मोरल ही डाउन हो जाएगा, वो अपने अंदर इतना डर महसूस करेगा कि वो बाहर निकल कर इन अपॉर्चुनिटीज को अडॉप्ट ही ना कर पाए, तो फिर वो आगे बढ़ कैसे वही सकता? तहफ्फुज़ वाली जो बात है, वही तहफ्फुज़ वाली जो बात है। सरकार हमारे तहफ्फुज़ के लिए क्या कर रही है और खासतौर से आप क्या कर रहे हैं? आज से 7-8 साल पहले मैंने कहता था ये बात कि आज यह माहौल हो गया है कि हर मुसलमान की दाढ़ी और टोपी पर मेड इन अलकायदा का ठप्पा लगा दिया गया है। ये 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मोदी जी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। एक एक जगहों पर मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा जाता था, उनको टेररिस्ट बना करके जेल भेज दिया जाता था, उनके ऊपर एंटी नेशनल चार्जेस लगा करके वो जो है वो जेल के शिक्षों में होते थे। बाद में कोर्ट जो है 5-5, 6-6 साल के बाद कहते थे कि आपने ये गलत पकड़ा था। और ये 1-2 लोग नहीं, ये 780 ऐसे नौजवान थे जिन्हें कि कोर्ट ने कहा है आपने गलत पकड़ा था। आतंकवादी बना करके जो है वो लगभग 5 साल 6 साल तक वो जेलों में रहे। ये हमने नहीं किया था। ये आप मत कहिए कि माहौल जो है वो आपके आने से कोई वो हो गया है। इस माहौल में भी समाज जो है, सोसाइटी जो है, जो हिंदुस्तान है, जो देश है मेरा, वो देश जो है वो इस माहौल में नहीं डूबा है। सियासी तरीके हो सकते हैं, सियासी लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हों दोनों साइड में। मैं एक तरफा नहीं बात कर रहा हूँ। जिनको कि लगता है कि यही उनकी रोजी रोटी है, यही उनका ओढ़ना बिछाना है, यही उनका खाना पीना है, तो उससे हमें लड़ना पड़ेगा, उनको हमें आइसोलेट करना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं लिंचिंग की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और होती है कार्रवाई। आपने कहा कि इस देश में माइनॉरिटी को विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन सर जब सब्सिडी खत्म होती है माइनॉरिटी की, सर आपकी यूपी में गवर्नमेंट आई, योगी सरकार ने 12 जून 2017 में इम्प्लीमेंशन किया, 1 लाख रुपए मानसरोवर यात्री जो जा रहा है उसको मिल रहे हैं। सर वो उधर भी तो सब्सिडी खत्म होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक यात्रा को सब्सिडी नहीं देती, एक चीज़ सुन लीजिए। और कुछ जो गुमराह करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं जी मानसरोवर यात्रा फला। भाई देखो, हिंदुस्तान का जो हमारा नागरिक है, हिंदुस्तान का जो भी हमारा नागरिक है, उसकी हेल्थ की जिम्मेदारी हमारी है, उसकी जो है सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है, उसके सुविधा की जिम्मेदारी हमारी है। आपको मालूम है, लोग आप कहते हैं हज सब्सिडी, कितना खर्च करते हैं हम हज के पूरे के पूरे इंतजामात पर। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सऊदी अरब में काउंसलेट चलता है, पूरा फ्री नहीं चलता काउंसलेट। हर स्टेट में हज कमेटी के ऑफिस चलते हैं, सेंट्रल में हज कमेटी के ऑफिस चलते हैं। यहाँ से जो है हज के दौरान जो है वो हज़ारों डॉक्टर जाते हैं, हज़ारों नर्सें जाती हैं, हज़ारों सिक्योरिटी ऑफिसर्स जाते हैं। ये सब हम कर रहे हैं, करेंगे, अभी आगे भी करेंगे। ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं। एक और मसला है औकाफ को लेकर। औकाफ को लेकर बहुत हमारे जो औकाफ हैं उन पे कब्जे हम लोगों के भी हैं और सरकारी कब्जे भी हैं। कुछ जो थोड़ा बदमाश टाइप के लोग हैं वो अपने चोरी को छिपाने के लिए कह देंगे ये ताजमहल जो है वो भी औकाफ है, ताजमहल होटल, क्योंकि वो वक्फ माफिया है। दरअसल वक्फ का काम, वक्फ में चोरी जो है वो उन सब ने की हुई है। इसलिए गुमराह करने के लिए हैदराबाद में कुछ बताते हैं कि कोई होटल है वो भी। अरे भैया, तुमने जो कर रखे हैं वक्फ की सारी प्रॉपर्टीज़ पे सबसे ज़्यादा जो है वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद अपनों ने किया है। आपको मालूम है कि ये जो वक्फ का पूरा इशू है, सेंट्रल गवर्नमेंट बार-बार, हम तो बार-बार कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से मीटिंग करते हैं, ये करते हैं कि भाई आप ये करिए, लेकिन स्टेट को करना होता है। लमसम में अगर उस सवाल को हम एक जगह करें तो एक जो माहौल को लेकर है वही सवाल है। कोई भी सवाल पूछेगा, चाहे उधर से सवाल आ रहा हो चाहे इधर से भी हो, वही तहफ़्फ़ुज़ का मामला, खौफ का मामला। तो वो जो एक या गोश्त को लेकर जिस तरह के शोर शराबे होते हैं उसको यकीनी बनाने के लिए क्या हुकूमत आपकी कोई ऐसा काम करेगी? क्योंकि सभी सवाल, जितने भी सवाल होने वही है। बचपने में मैं इलाहाबाद में था और दंगा होता था, मैंने देखा अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से किस तरह से कत्लेआम होता था, वो भी देखा। और एक दिन नहीं होता था, 2-2 महीने 3-3 महीने चलते थे। इस कौम ने
इन सारे मरहलों को और इन सारी तकलीफ़ों को झेलते हुए आज यहाँ पहुँची है। आज शुक्र है खुदा का कि ये दंगों का जो बारात चलती थी वो नहीं हो रही है। और 2-2 महीने 3-3 महीने क्या हश्र होता था साहब, निकल नहीं पाते थे हम लोग, तो स्कूल नहीं जा पाते थे। मैंने जो खुद झेला हुआ है, देखा हुआ है, मैंने खुद अपने कंधे पे, मेरे आँख के सामने एक पुलिस वाले ने एक नौजवान को गोली मार दिया था, नखास कोने का चौराहा था, मैं खुद उसको अपने कंधे पे ला के, मेरे भाई डॉक्टर थे उनके पास लेके मैं गया। इसलिए ये आप मत कहिए कि जी ये ऐसा हो गया तो ऐसा माहौल है, ऐसा हो गया। माहौल इस तरह की जहनियत के लोग हमेशा रहे हैं। उस जहनियत को जो है हमें शिकस्त देनी होगी, परास्त करना होगा और हमें अपने को बराबर का हिस्सेदार, भागीदार मान करके आगे बढ़ना होगा। हम ये कह रहे हैं कि क्यों ना स्कूल खोलने के बजाय जो पहले से खुले हुए स्कूल हैं उसको सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। और दूसरे ये कि आप इस सिस्टम की बात करें, दूसरी तरफ पूरा जो यूजीसी का पैसा है वो पूरा 50% कट कर देते हैं। तीसरे, और जो आप मोहसिन रिजवी साहब हैं यूपी में मदारिस के बंद करने की बात करते हैं, ये एजुकेशन सिस्टम को आप किस तरफ से ले जाएंगे? सीधा सा सवाल इनका ये है कि जो हमारे पुराने स्कूल के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको क्यों ना मजबूत बनाया जाए। दूसरा ये, जब रोजगार के लिए ये वाकई मेरी भी समझ में नहीं आता कि एक आदमी जो बेरोजगार है वो अब कोई फॉर्म भरता है, नौकरी के लिए निकलता है, तो 300 रुपये जो है उसकी फीस है, 400 रुपये फीस कहाँ से लेकर आएगा गाँव देहात का आदमी। यहाँ तक कि जितना एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ खरीद चुके हैं वो लोग, अगर उसको इकट्ठा करके रोजगार कर लेते तो वाकई वो काम हो जाता उनका। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। और अब आपने जैसे कहा कि स्कूल जो हैं, अभी भाई साहब ने MSDP की बात करी है, इसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग स्कूलों के में क्लासरूम बनाने के लिए, स्कूलों को जो है वो ठीक करने के लिए हम जो है फंडिंग भी करते हैं, ग्रांट्स भी देते हैं। कुछ जगहों पे हो भी रहा होगा जहाँ पर लोग ईमानदारी से करना चाहते हैं। जिन्हें कि पैसा लेके खा जाना है तो वो देखो तो नहीं करेंगे। हमने अभी मदरसों के लिए, मदरसे जैसे थे कि भाई मदरसों में जो है वो ज़्यादा मदद नहीं होती थी, हमने शुरू किया, हमने 3T शुरू किया, टिफ़िन, टॉयलेट एंड टीचर। आप कहते हो कि आप इंग्लिश पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, मैथ पढ़ाओ, कंप्यूटर पढ़ाओ, लेकिन हम टीचर कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो इतना पैसा नहीं। हमने कहा कि ठीक है टीचर हम तुमको देंगे। हमने कहा कि आप को मिड डे नहीं मील मिलता तो वो हम देंगे। उसके अलावा हमने जो है वो टॉयलेट का हमने शुरुआत कराई है। आप जाइए, अभी आपको 1-2-3 आपको जगहों पे मिलेगा। तो आपकी सर इसलिए भी तारीफ करनी होगी, जब मदरसे पर उन्होंने तनकीद की वसीम रिजवी ने, तब आपने ये बात कही कि मैं खुद मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ, तो ये एक बहुत आपने उससे मजबूती दी थी इस बात को। बिल्कुल। बस सर हम आखिर में हैं। बिल्कुल, अब इस प्रोग्राम को अगर हम बिल्कुल इसका नतीजा निकालना चाहें तो आपको जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इस हुकूमत को लेके, अक़लियती वजारत को लेके और मुसलमानों के मसाइल को लेकर कि किस तरीके से हम आगे बढ़ें और आपकी सरकार भी आगे बढ़े? और तहफ़्फ़ुज़ को तो आपको यकीनी बनवाना होगा, समाज भी कोशिश करे, लेकिन हुकूमत भी कोशिश करे। देखिए, मैं ये बिल्कुल इससे 100% इत्तेफाक रखता हूँ कि जो माहौल है वो माहौल तभी जो है वो आप तरक्की का माहौल दिखा सकते हैं जब तहफ़्फ़ुज़ का भी माहौल होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सरकार के प्रोग्राम है, प्लान है, ये बीजेपी के नहीं है, ये कांग्रेस के भी नहीं है, ये आप ही के हैं। हम तो थक जाते हैं। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन, सच बात ये है कि जो अच्छे जेन्युइन लोग हैं वो आते ही नहीं इस फील्ड में। हम कहते हैं कि भाई तुम अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में क्यों नहीं स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम कराते हो? नौकरी, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम ऐसे नहीं होते। स्किल डेवलपमेंट का पैसा हम देते हैं, उसके बाद 70% लड़कियों को नौकरी की गारंटी देनी पड़ती है, नहीं होता वो। नाज़रीन, मुख्तार अब्बास नकवी साहब से आज हमारे मसाइल में जो गुफ्तगू हुई उसमें हमने कोशिश ये की कि हम एक मकालमा जो है वो इस तरह का शुरू करें हुकूमत के साथ, जिसमें हमारे मसले जो हैं वो इस तरीके से उभर कर सामने आए कि उन पर गौर हो, उन पर बात हो। बात वही है कि हमने तहफ़्फ़ुज़ पे बात की, एक बहन ने ट्रिपल तलाक और ये सब कुछ सारी बातचीत इसमें आई है, लेकिन हम गुज़िश्ता जो हमने जितने भी हमारे मसाइल के एपिसोड किए थे उसमें ज़्यादातर लोगों का ये मानना था, यहाँ तक कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी लोगों का ये मानना था कि हमें भटका दिया जाता है ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ों पे, हमें भटका दिया जाता है गौ रक्षा के नाम पे। हमें कहीं ना कहीं अब जबकि हम कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं, हम उभर कर सामने आ रहे हैं, तो हमको भटकाने के लिए इस तरह के मौज़ूआत चुन चुन कर लाए जाते हैं जिनसे हमारी तवानाई जो है वो खर्च हो जाए।
लेकिन हमें जो है अपनी तवानाई को अपने उन असल मसाइल की तरफ रखना है जिन पर हम बार बार आपसे कहते रहे हैं कि हमारा असल मसला जो है सेहत का है, हमारा असल मसला तालीम का है, हमारा असल मसला जो है रोजगार का है, हमारा असल मसला तहफ़्फ़ुज़ का है। और हमें इन पर अपनी तरफ से भी, हमारे अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि हम भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप देख लीजिए गुज़िश्ता, आप तारीख उठा के देख लीजिए, आज़ादी के बाद से अब तक की तारीख उठाकर देख लीजिए कि हमें कहां कहां भटकाया गया है, किन किन मसाइल में उलझाया गया है, और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया है। हमें पूरी कोशिश करनी है कि एकजुट होकर, एकता के साथ, सबके साथ मिलजुल कर इन मसाइल को हल करना है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज खास तौर पर इस स्टूडियो में आकर हमें वक्त दिया, हमें मौका दिया, हमारी बातें सुनी। हम यकीनी तौर पर नाज़रीन, वो इस तरह के सवालात हमने जानबूझकर नहीं पूछे हैं जिनसे हम जो है भटक जाते हैं। हम भटकना नहीं चाहते हैं, हम मंजिल को पाना चाहते हैं। नहीं तो हम भी जानते हैं कि इस खेल में शामिल हैं पसे पर्दा भी कुछ लोग, बोलेगा कोई, होंठ हिलाएगा कोई और। बहुत बहुत शुक्रिया।